शिया अगर कम्युनिस्ट भी है तो वो शिया पहले है, वो शिया पहले शिया है। किसी का शेर है, जब से मालूम हुआ है कि खुदा सुन्नी है, शिया उस दिन से कम्युनिस्ट हुए जाते हैं। ये रास्तुल अकीदा शिया हैं और मैं रिवायती तौर पे एक सुन्नी घराने से हूँ और सादिया सैमसन क्रिश्चियन है। भाई ने बताया कि वो मस्जिद चले गए और इस्लामियात के टीचर थे और मस्जिद ले जाने पर उनको कहा गया कि भाई आप कलमा पढ़, मुबारक हो अब तुम मुसलमान हो गए हो। और इस अम्मी ने बोला कि बेटा कुछ नहीं होता, ऐसे थोड़ी कोई कन्वर्ट हो जाता है। और भाई ये मेरे रास्ते सही बात में है। बड़ी असियत होती है, बहुत तकलीफ होती है। रियासत कह रही है कि जी मैं आपको सिक्योरिटी नहीं फराहम कर सकती, लिहाजा कंटेनर कंटेनर कंटेनर। कि अगर जुलूस गुजर रहा है तो उसे गुजरने दिया जाए, लेकिन उसके लिए रास्ते बंद ना किए जाएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई मुतबादिल रास्ता दें। भाई उस सड़क पे महसूस रहो ना यार, ये पूरे शहर से 36 जुलूस आ रहे हैं, हर सड़क बंद हो रही है। अगर शहर के हर हिस्से से निकलेगा जुलूस और बम ब्लास्ट करने वाले दहशतगर्द घूम रहे हैं, तो ये तो हर जगह बम ब्लास्ट करेंगे। क्या ये जुलूस मूव नहीं हो सकता? क्या इसको इसी बिजी एरिया में रखना है? सजेस्ट करें। ट्रैफिक नहीं नहीं मैं ये अच्छा, सुनना नहीं चाह नहीं रही नहीं नहीं बताएं कि वाई एम ए जिन्ना रोड। नहीं, मैं क्यों बताऊं, मैं ये चाह रही हूँ कि फिर कौन बताएगा मुझे? नहीं, आपको बताना ही होगा, आप ही बताएंगे। नहीं, सुन्नी ना बने ना। बताइए ना। अनपढ़ बैठे हैं। वारिस सल्ले अला। आदाब, आज मंजी टॉक का ये दूसरा प्रोग्राम है और ये हम इरादा कर रहे हैं कि हम दोस्त आपस में मुहर्रम पे बात करेंगे। मुहर्रम की क्या रिवायतें हैं, क्या हिकायतें हैं, क्या पस मंज़र है। जैसे कि आप हमसे मुतारिफ हो चुके हैं, मेरा नाम ताबान ज़फ़र है, मेरे साथ सादिया बलोच हैं और सादिया सैमसन। तो अब बात शुरू करते हैं। कुछ मुहर्रम के हवाले से कुछ अपने यादें सुनाएं बचपन की। हाँ, हमें बात करनी जो आज है, मुझे लगता है कि हमें ख़ास तौर पे जो हमारे समाजी रवादारी है उस पर बात करनी चाहिए। क्या शक्ल बन गई, वो जो आप बात हम पहले भी कर रहे थे कि हमें क्या मुश्किलात हैं, हम क्या देख रहे हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे, है ना, आगे के हवाले से सारी चीज़ें। तो आज का कॉम्बिनेशन इसलिए भी अच्छा है कि हम सबके अपने अपने अकायद हैं और हम सबके अपने अपने तजुर्बात हैं ना, उनका बचपन कैसा गुजरा, वो उसको देखते कैसे हैं, ज़ाती तौर पे कैसे देखते हैं। तो जो मेरी याददाश्त है वो आपने इसमें, कहा तो फिर मैं वजाहत कर ही दूँ। हाँ, ये रास्तुल अकीदा शिया हैं और मैं रिवायती तौर पे एक सुन्नी घराने से हूँ और सादिया सैमसन क्रिश्चियन है। अब हाँ, अब बात शुरू करें आप। तो मेरे लिए ये कॉम्बिनेशन हमेशा इंटरेस्टिंग रहा है। मुझे मेरा ख्याल ये है कि जो मैं आपसे पहले भी कह रही थी कि ज़ाती तजुर्बा इसलिए बताना पड़ता है कि वो ऑथेंटिक होता है, वरना बेहतर तो ये कि आप दूसरों की कोई मिसाल दे दें। तो माज़रत के साथ कि जी मैं ज़रा आज अपनी बात कर पाऊँगी। मैं जिस घराने से हूँ, ख़ासतौर पे जो मेरा यूनिट घर का जो है न्यूक्लियर जो हमारी फैमिली है वो कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन से मुराद ये कि हम मुख्तलिफ ज़ात बिरादरी और अकायद और नज़रियात के लोग एक ही घर में रहते हैं। और इसे मेरे घर का हाल नहीं, मेरे ननिहाल ददियाल दोनों में ये खिचड़ जो है वो माशाल्लाह पूरा तड़के के साथ मौजूद है। और ये आज से नहीं है, हम बनते हैं चौथी जनरेशन जो इस पे अमल पैरा है। डेलिबरेटली तो यकीनन नहीं किया होगा, लेकिन मुझे लगता है और मैं खुश होती हूँ इस बात पे खुद कि ये उनका दिमागों का खुलापन था, उनकी सोच अच्छी थी कि हमने इन मतलब चीज़ों वो को कैसे है, जरा अपनी इमीडिएट फैमिली को डिस्क्राइब करें कि उसमें अच्छा। क्या खिचड़ा। मेरी जो वालदा हैं वो अहले सुन्नत से हैं, बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट से। मेरे वालिद जो वो उन्हें खुदा जन्नत नसीब करे, वो बेसिकली एक एथियस्ट आदमी थे, लेकिन मुझे लगता है जज्बाती तौर पे और वो जो एक जिस सिस्टम में आप रहते हैं उसका हिस्सा बन जाते हैं, तो उनका झुकाव या कह लें कि वो शिया प्रैक्टिसेस के साथ जुड़े हुए थे। शिया और एथीस्ट और शिया और कम्युनिस्ट, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है ना। हमें नहीं लगता था ना पहले। नहीं, वो शिया अगर हाँ। कम्युनिस्ट भी है तो वो शिया पहले है। वो शिया पहले शिया वो है। किसी का शेर है, जब से मालूम हुआ है कि खुदा सुन्नी है, शिया उस दिन से कम्युनिस्ट हुए जाते हैं। तो ये था। फिर जो जब ज़ाहिर हम बड़े हुए, अच्छा जो पहले मैं बताऊं कि कॉम्बिनेशन में हुआ ये कि हम बहन भाई सारे ज़ाहिर रोज़ा रखते थे और नमाज भी पढ़ते। तो मेरी वालदा जो है वो वही प्रैक्टिस करती थी और वही प्रैक्टिस में है आज तक। तो दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग थी हर मामले में। लेकिन ये बड़ी देर लगी मुझे ये पूछने में। अच्छा, वालदा हाथ बांध के पढ़ती है नमाज या हाथ छोड़ के? हाथ बांध के, हाथ बांध। ठीक है। और वो अपने हिसाब से, और इसी तरह हमारे यहाँ सहर और अफ्तार का भी यही हाल है। तो कई लोग हमसे पूछते थे ये क्या हो रहा है, हमने महसूस ही नहीं किया। अच्छा, चूंकि वालिदैन दोनों मेरे बाकायदा पढ़े लिखे नहीं थे, वालिद ने फिर भी 8 जमातें पढ़ी थी, वालिदा मेरी की स्कूलिंग नहीं हुई। और मुझे लगता है कि शायद उस चीज़ ने बड़ा रोल प्ले किया कि वो जो अपने वालिदैन से या लोगों से सीख कर आए थे
उन्होंने अपने घर में वही प्रैक्टिस जारी रखी। आप क्या कर रहे हैं इनका इश्यू नहीं था। हाँ प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। खैर अब वो जब आप जब ये माहौल देखते हैं ना तो आप लाशऊरी तौर पे बहुत सी चीजें सीख रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि जो खवातीन हमारे यहाँ शादी होकर आई पूरे खानदान में, जी। उनमें से मेजोरिटी शिया नहीं है। अच्छा। और उनमें से फिर मैं ये बात बहुत फख्र से कभी कभी कहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि जो भी मामलात रहे, पर्सनैलिटीज नहीं थी कि, अम्मी की कोई मिली और उसके बाद और खवातीन का भी ये हुआ कि वो नहीं हुई शिया, ना तकलीफ की गई। हमारे वालिद के एक मामू थे जो कि सक्खर में रहते थे और वो अच्छी गवर्नमेंट के एक ओहदे पे थे। उन्होंने एक हिंदू खातून से शादी की और उन्होंने एंड तक वो खातून मजहब छोड़ा भी है, वो खातून मुसलमान नहीं हुई, ना उन्हें किया गया। यहाँ तक कि जब उनका इंतकाल हुआ तो जो आखिरी रसूमात की अदायगी के बाद जब वो घर लौटे तो पता चला कि घर में मजलिस और कुरान खानी का एहतमाम है। जो अहले तशरीह क्या है कि हम फातिहा के साथ साथ मजलिस भी करते हैं। तो कुछ लोगों ने पूछा कि अकबर साहब ये सारा मामला क्या है? कहेंगे वो उसका सिलसिला था, उसके अकायद थे, ऑनर देना था। ये वो मेरी बीवी थी तो मैं ऑनर ऐसे दे सकता हूँ। और ये सिलसिला आज तक हमारे यहाँ जारी है कि ये मैटर नहीं करता। और ये बहुत मुझे बहुत पसंद है ये बात कि चले अच्छी बात है, कहीं ना कहीं कोई मिसाल मौजूद है। ऐसा नहीं होता कि बहसें नहीं होती, लेकिन चूंकि तरबियत में ये रहा और मुझे लगता है वो कुछ डेरिवेटिव तरबियत नहीं थी। हमने यही देखा कि हमने कभी अपने तज़हीक होते नहीं देखी, जबकि हर एक जो है वो मजाक के तौर पे मेरे अब्बा की फैमिली में मजाक के मामले में बस आप बात कह दे और वो फिर बात क्या फुटबॉल की तरह उसका मजाक। इस मामले पे मैंने देखा कि चीजें नहीं हो रही थी, एक्सेप्टेंस बहुत आगे। अच्छा, फिर सिर्फ ये नहीं था कि घर के अंदर था, अतराफ में भी जो मोहल्लेदारी थी उसमें भी मल्टीपल कास्ट के लोग थे, जबानें अलग बोलते थे, अकायद अलग अलग थे। तो मेरे लिए तो अब मैं जब बात करती हूँ लोग कहते हैं किसी फैंटेसी वर्ल्ड की कहानी बता रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। और अब भी ये पॉकेट्स मौजूद है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं। तो जो मिस करती हूँ मैं वो ये मिस करती हूँ कि उसके बाद भी ये सिलसिला तो हमारे यहाँ आज भी जारी है कि नॉन मुस्लिम्स भी शादी होके आई खवातीन। और हाँ, हमारी खवातीन ने जो सारे एक आध तो कटर निकल आता है ना, लेकिन हमें लगा ये कटर होने के बाद उन्होंने बिल्कुल एंटी शिया फैमिलियों में जो अकायद थे उनमें शादियाँ की और माशाल्लाह वो भी चल रही हैं। तो और ये मज़हर और भी जगह पे मौजूद रहे थे। मुझे लगता है कि इससे दो फायदे हुए। एक ये कि जो हमारे अब जो जनरेशन है ना उसमें एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। दूसरा, वो चीज़ों को क्रिटिकल होके पॉजिटिव देखते हैं, नेगेटिव नहीं देखते। फॉर एग्जांपल मेरी जो एक बहन है उनकी शादी गुजराती मेमनों में हुई है। तो ज़ाहिर बच्चे दादी से उससे उनकी ज़बान सुनते हैं। हमारे यहाँ चूँकि उर्दू बोली जाती है, मेरी वालदा, मैंने शायद पहले ज़िक्र किया हो कि उर्दू स्पीकिंग है, मेरे वालिद बलूच है। तो दोनों एक दूसरे की ज़ुबान नहीं बोलते। मेरे नाना नानी अलग थे, पंजाबी स्पीकिंग सराइकी। लेकिन ये अगेन एक अजीब कॉम्बिनेशन रहा कि वालदा मेरी नाना जो मेरे थे, ही वाज फ्रॉम यूपी इंडिया, मुजफ्फरनगर। और वो पाकिस्तान बनने से कुछ 10-15 साल पहले ही यहाँ आ गए थे। और नानी मेरी थी एबटाबाद से, जो हिंद को बोलती थी, और ता हयात उन्होंने उर्दू नहीं बोली, वो हिंदको में बात करती थी और उनके हस्बैंड जो थे वो उर्दू में जवाब देते थे। तो मेरी वालदा को जो पंजाबी या जो हिंदको का वर्जन उन तक आया वो हिंदको के ऊपर बैठता ही नहीं है। ये मेरी समझ से बाहर। तो एक दिन मैंने अपनी खाला से पूछा, मैंने कहा आप कहाँ की जबान बोलती हैं? कहेंगी टम्मकटू की। मैंने कहा वो क्यों? कहेंगी इसलिए कि हमें तो हिंदको बोलने वाले छेड़ रहे होते हैं कि भाई कौन सी जबान बोल रहे हैं, पंजाबी पे वो फिट नहीं आते। खैर, एक तो ये कॉम्बिनेशन वहां रहा। जब मेरी वालदा की शादी हुई तो उनको अपने हस्बैंड की जबान नहीं आती थी। और मेरे अब्बा लोगों का हाल ये था कि एक ही कमरे में सगे बहन भाई बैठे होते थे, तो दो सिंधी बात कर रहे होते थे, दो सराइकी बोल रहे हैं, एक बलोची और फारसी में बात कर रहा है। यानी यहाँ मुंह किया तो उस भाई को सिंधी आती तो सिंधी शुरू कर दी, इस भाई को आती है फारसी है वो तो उससे वो शुरू कर दी। तो ये हाल। और चूंकि मैंने कहा ना जितनी शादियां मिस्री भी हैं। हाँ, जो मेरे घर में मैंने कहा बड़ी बहन की शादी हुई गुजराती मेमनों में, और वो भी शिया नहीं है, उसको उनका ससुराल। जो एक भाई है मेरे, उनकी मिसेस इजिप्ट से हैं, और जो दूसरे भाई हैं उनकी शादी हुई सादात अरबी, मेमनी, सिंधी, सराइकी, बलोची, वो सादात लखनऊ से हैं। तो अब ये देखिए ये कॉम्बिनेशन है, और हमारे सारे बच्चे हैं आपस में बैठते हैं, कजन्स हैं, सारा कुछ ग्लोबल सिटीजन हैं। और ये अच्छा, जो एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं उनमें जो बच्चे बाहर चले गए उन्होंने नॉन मुस्लिम्स में भी शादियां की। ऐसी फीमेल भी हैं जिन्होंने नॉन मुस्लिम्स की तरफ उनका था रुझान, फिर वो खुद ही उनका शौक हुआ कि म्यूजियम में रखना चाहिए, घर भर में। मुक्तदा मंसूर मुझे अक्सर कहा करते थे कि इस पे तो पूरी बाकायदा काम होना चाहिए, लेकिन पहले मुझे तो लोग रहते थे डाइवर्सिटी था। अच्छा, और दूसरी बात जो अच्छी है वो ये कि अगर मेरी वालदा जिस नजरिए के साथ या अकीदे के साथ है, ने तेरे सैद न छोड़ा जमाने में, तड़पे है मुर्गे किबला नुमा आशियाने में, तो वो अपनी प्रैक्टिसेस भी करती थी। मिसाल के तौर पे अगर 11वीं की न्याज है तो हमारे यहाँ हो रही होती है,
मुहर्रम के जितने मामलात हो रहे होते हैं। अब मेरी बहन है, अच्छा मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए नहीं कि अब मैं वहाँ रहती हूँ, शुरू से हमारा ये रहा कि जी होली में भी जा रहे हैं, दिवाली में भी जा रहे हैं। और चूँकि मेरी सिस्टर के साथ जो उनका स्टाफ है, उसमें मेजॉरिटी क्रिश्चियन बच्चों की है, ख़ास तौर पे गर्ल्स की है, तो उनके यहाँ 2 दिन पहले से क्रिसमस की सेलिब्रेशन, यानी क्रिसमस की चाँद रात बाकायदा मनाई जाती है, उस रात ऑफ़िस बंद नहीं होता। 24 हाँ यस, और उसमें यही होता है कि बच्चियों को ले जाके शॉपिंग और ये सारा मामला, फिर वो पूरी सजावट है। मुझे लगता है कि ये रवा-रवी मौजूद है, कहीं खौफ से, कहीं रवादारी। रवादारी और Sorry. कहीं खौफ से, कहीं टैगिंग से बचने के लिए लोगों ने कम कर दी, लेकिन ये बड़ा आम-शाम था हमारे यहाँ। जैसे मैंने वो मिर्ज़ा गालिब का जो मशहूर ड्रामा सीरियल थी, उसकी वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगती, जो किसी ने कहा कि गालिब साहब से कि आप मिर्ज़ा साहब होली की वो खा रहे हैं, दिवाली की कोई मिठाई खा रहे थे। हाँ तो उन्होंने पलट के उन्होंने कहा तो फिर क्या बर्फी मुसलमान है? तो मुझे लगता है कि हमने वो चीज़ें अडॉप्ट करने के चक्कर में बहुत सी तबाही मचाई। मैंने कहीं पढ़ा था और बड़ी मुस्तरद जगह पढ़ा था कि कल्चर ज़्यादा मज़बूत होता है। तो जो बरे-सग़ीर का कल्चर है वो बहुत खूबसूरत है। हमारी जड़ें जो हैं वो बरे-सग़ीर में हैं। ठीक? तो ये अगर बड़ी हम इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हम अरब नहीं हैं, हम हम ईरानी अरब, नहीं अच्छा हैं, देखिए हम ईरानी, अफ़गानी अब ईरानी नहीं है, अगर ईरान या अफ़गान से हम तो तक वो कुछ अलग चीज़ है। आए ना, मतलब हमारा मज़हब या हमारा जो भी सेक्ट है, उस पे मकामी असरात बहुत ज़्यादा हैं और होने चाहिए। आई मतलब थिंक वो ऐसा लगता है नहीं, कि अगर ईरान और अफ़गानिस्तान का कल्चर हम तक आता है, तो वो ज़रा-सा काबिल हज़म इसलिए है कि आपकी बाउंड्रीज़ मिलती हैं, वो कभी बढ़ जाती थी हाँ, पिछले दौरों से, ये तो भी उस बात उनके है। पास तक, तो एक तो वो दूसरा फिर कि फैमिली एक्सचेंजेज़ हैं, तो ये समझ में अक़ल को आता है। लेकिन देखिए हमारी असल कल्चर जो है वो इस सरज़मीन मुझे के ऐसा साथ है, लग रहा है बरसग़ीर। आपकी बात से, मुझे जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज कि टॉलरेंस कितनी है, बर्दाश्त कितना कर सकते हैं, कितना किसी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कितना किसी को स्पेस दे सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मीन लेट्स से रिलीजियसली भी जो हम बात कर रहे हैं, डिफरेंसेस तो हम लोगों में भी होते हैं ना, आपस में भी लोगों में हाँ, होते हैं, वो हम एक बर्दाश्त कर लेते हैं। यू नो नेचर टू नेचर डिफरेंस होता है, हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन रिलीजियस डिफरेंस होता है, लोग नहीं बर्दाश्त करते। ये अब है, वो और अब हम वो में भी ना वो अब बर्दाश्त करने की भी जो गुंजाइश है वो कम से कम होती जा रही है। हाँ कम से कम पर्सनल की जो गई, डिफरेंसेस है ना वो भी कम। अच्छा, कीमती है। मैं भी कुछ अपने खानदान का हवाला सुनाऊं। बिल्कुल बताइए, मैं सुनाइए ज़्यादा सुनाइए इंटरेस्टेड है। सुनाइए। मेरे आबा और अजदाद का ताल्लुक बेसिकली सहारनपुर से है। हुँ, बहुत मशहूर शहर है यूपी का और बहुत पुराना शहर है। कहते हैं कि किसी हिंदू हिंदू देवता के नाम पे है ये। तो मेरे जो परदादा थे उनका नाम लक्कड़ दादा, उनका नाम शेख शेर अली था। उनके बाद अयूब अली था। उसके बाद कुर्बान अली था, लेकिन उसके बाद वो अली निकल गया और अहमद आ गया नाम में। मेरे बाप का नाम खाकान अहमद मिसाल के तौर पे, और हमारे ये अहमद का सिलसिला शुरू हो गया। अब वो सहारनपुर कई लिहाज से इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि सहारनपुर जो डिवीजन है उसमें देवबंद आता है। देवबंद जो देवबंद मकतबा फ़िक्र है उसका वो सबसे बड़ा मदरसा वहाँ है। और इसके अलावा जो बड़े-बड़े देवबंद के अकाबरीन रहे हैं वो सारे उसी डिवीजन में रहते हैं, यानी सहारनपुर डिवीजन में रहते हैं। जैसे देवबंद है तो नानोता भी वहीं है, गंगोह भी वहीं है, थाना भवन भी वहीं है, और ये सारे अमेठी भी वहीं है। तो ये सारे जो बड़े अकाबरीन हैं जिन पे देवबंद मकतबा फ़िक्र की एक तरह से बुनियाद है, वो सारे सहारनपुर डिवीजन में हैं। और सहारनपुर में जो शहर है सहारनपुर, उसमें भी एक बहुत बड़ा मदरसा है जिसका नाम है मज़ाहिरुल उलूम। तो वो मज़ाहिरुल उलूम मदरसा, मज़ाहिरुल उलूम बाज़ लोग दावा करते हैं कि वो मेरे ख़ानदान का या शेख शेर अली ने उसका बुनियाद रखी। ज़मीन दी थी, जायदाद उसकी। तो इस लिहाज से वो एक कहा जा सकता है कि वो मजहबी घराना है, या कम से कम जो रुअसा होते थे, बासर लोग होते थे, वो इनकी खिदमत करते थे। उसमें भी वो अपना कुछ ना कुछ एक एजाज़ समझते थे, या लोगों पे अपना असर रसूख कायम करने के लिए वो मदरसों की और मौलवियों की इस तरह से मदद करते थे, जो मुझे नज़र आया कि हमारे ख़ानदान में रहा है। लेकिन वो उसमें शिद्दत पसंदी नहीं थी, और वो उस नौइयत का भी नहीं था कि जिसको आप कहें बिल्कुल ही मौलवी घराना है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी फुप्पी का एक रिश्ता आया था बहुत मारूफ मौलवी ख़ानदान से, मतलब वो देवबंद के अकाबरीन में से एक फैमिली का था। तो पता ये चला, मेरी दादी ने बताया कि मेरे दादा ने मना कर दिया, और मना करने की वजह ये थी कि भाई हम मौलवियों में बच्ची नहीं देते। ये क्या मामला है भाई, वहाँ आप वो मदरसे की खिदमत कर रहे हैं, आप ज़मीन दे रहे हैं। बल्कि मैं और जिक्र कर दूँ, एक बहुत बड़े आलिम है सुन्नियों के, शेख अजीज़ मौलाना ज़करिया, जिनका ये तबलीगी निसाब भी है। उन्होंने अपनी सवाने उम्री में मेरे परदादा का जिक्र किया है। बल्कि ज़रा वो लतीफ़ सी बात है कि उन्होंने कहा कि भाई शेख शेर अली से अगर आपको 50 रुपये लेने नहीं 500 रुपये लेने हो ना, तो उनसे 1000 मांगो। तो
तो शेख साहब कहेंगे यार मौलवी साहब अभी तो 500 ले लो। तो ये उन्होंने इस हवाले से जिक्र किया। तो यहाँ तक तो ये पस मंज़र था। लेकिन फिर जो मेरी दादी आई हैं हमारे ख़ानदान में, वो कदरे एक मजहबी घराने से थी, ज़्यादा मजहबी घराने से, जिनका ताल्लुक था मेरी दादी के वालिद हाफिज़ मोहम्मद इरफान साहब, वो कहते हैं कि मौलाना शफी थानी साहब के मजाज थे, खलीफा मजाज थे। तो शायद मुझे ऐसा लगा वो जो ख़ानदान में वो अली 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 आ रहा था कुर्बान अली तक, उनके किसी असर की वजह से वो अहमद में तब्दील हो गया या हुजूर के नाम के साथ उसको मुंसलिक कर दिया गया। इसके अलावा मुझे ये भी पता चला कि भाई मेरे ख़ानदान में एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम जिंदा हसन है। अब जिंदा हसन एक बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो शिया नाम है या उसकी इंक्लिनेशन है, क्योंकि अगर बयानी को लें तो शिया के यहाँ हज़रत हसन भी शहीद हुए थे और सुन्नियों के यहाँ नहीं है, वो तबई मौत मरे थे। इसके ऊपर एक बहस है। तो जिंदा हसन का मतलब ये है कि क्या वो हमारे यहाँ भी ये अकीदा रहा है या ये ख्याल या तसव्वुर रहा है कि वो शहीद हुए थे। अच्छा, ये तो हो गया मामला मेरे ख़ानदानी पस मंज़र का। फिर मैं जो बचपन की अपनी यादें मेरे जहन में ताज़ा होती हैं वो ये है कि बहुत छोटा जब मैं था तो लाइट हाउस पे हमारे किसी अजीज का घर था, और लाइट हाउस में जिन लोगों ने लाइट हाउस देखा है वहाँ गैलरियाँ हैं, जो फ्लैट्स हैं ऊपर पुराने जो है ना लाइट हाउस में, वो गैलरियाँ हैं। तो हम सब बच्चे और भी ख़ानदान के लोग मुहर्रम में आशूरे पे, मेरे ख्याल है 10 मुहर्रम को, जब बड़ा जुलूस निकलता था और एम ए जिना रोड से वो गुजरता था, तो हम लोग सारे वहाँ पहुँचे हुए होते थे और उस गैलरी में बैठ के वो जुलूस हम देखते थे और सारा एक बज़्म सी जमा होती थी, बज़्म सी वहाँ जमती थी। अब मुझे ये याद नहीं कि हम क्या बातें करते थे या क्या बातें करते होंगे उस उम्र में, लेकिन मुझे ये याद है कि जी वो वहाँ से जुलूस गुजरता था, हम लोग देखने जाते थे। और जो एक और बात मुझे याद आई वो ये है कि वो निश्तर पार्क में जो मजलिस होती थी वो सुनने जाया करते थे और हम लोग गाड़ी में बैठे रहते थे। मतलब वो बहुत बचपन की बात है, इसलिए मुझे याद नहीं कि पूरी तरह के कौन कौन होता था, लेकिन इतना मुझे याद है कि वो निश्तर पार्क के बाहर गाड़ी होती थी, उसमें हम लोग गाड़ी में बैठे होते थे और मजलिस सुन के हम घर आ जाते थे। फिर जो तीसरी मेरी याद है वो ज़रा थोड़ा सा मैं बड़ा हो चुका था, शायद 9-10 साल का हो गया हूँ, वो ये था कि मेरे अब्बू चंदा जमा करके हलीम बनवाते थे। तो एक साल का मुझे याद है कि उन्होंने चंदा किया और हलीम बनवा के वो सुबह जब बांटने जा रहे थे, घरों पे बांटते थे, तो वो एक घर पे अब्बू ने खटखटाया तो मैं पीछे से निकल गया, और भी महल्ले वाले थे, मैं पीछे से मैंने कहा अब्बू इन्होंने चंदा नहीं दिया था, चुप रहो। तो फिर वो हलीम वहाँ दिया। लेकिन उसके बाद जो एक और याद है जो थोड़ी सी तशवीशनाक है मेरे लिए, वो ये सुन्नी शिया झगड़े शुरू हो चुके थे और मस्जिदों पे हमले हो गए थे और मेरे अब्बू भी कदरे मजहबी होते जा रहे थे। मैं देख रहा था वो वक्त के साथ साथ मजहबी हो रहे हैं, उन्होंने अपनी दाढ़ी भी बढ़ा ली थी और वो जैसे मौलवी वाली दाढ़ी होती है वो बाकायदा जिसको आप शरई दाढ़ी कहते हैं वो उनकी हो गई थी। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं गया, वो पापोश में रहमानिया मस्जिद है जहाँ सईद अहमद जलालपुरी वहाँ के उसमें इमाम थे, मौलाना यूसुफ लुधियानवी के नायब थे। तो मैंने अपने अब्बू को देखा वो प्लास्टिक लेके खड़े थे। अब मेरे लिए चौंकने वाली बात थी और बहुत मतलब अजीब सी बात थी। अब मुझे और मेरे भाई को इसमें इख्तिलाफ है, मुझे याद पड़ रहा है कि वो मीनार पे खड़े हुए थे, वो कहता है छोटा भाई नहीं वो दरवाजे पे खड़े हुए थे। तो मैं भागता भागता आया अम्मी के पास, जब भी ये क्या मामला है, अम्मी ने मुंह पे उंगली रख दी कि कोई जरूरत नहीं है बात करने की। अच्छा, ये याद हो गई कि अब वो एक ट्रांसफॉर्मेशन शायद आ रही थी शियों के हवाले से, लेकिन वो पूरी तरह वो सख्ती नहीं थी। उसका मुझे उसका जो बात कह रहा हूँ उसकी जो दलील है वो ये है कि आपको याद होगा एक जाफरिया ऐनक वाले थे, अच्छा, जी जी जी, बहुत मशहूर थे। जी हाँ, जाफरी ऐनक वाले, हाँ, नजाकत साहब की, नजाकत जाफरी। अब्बू के पुराने दोस्त थे, शायद बचपन के दोस्त होंगे, हमने तो हमेशा उनको आते जाते देखा। और मुझे नजाकत अंकल एक शफीक शख्स के तौर पे याद है, जो एक सगा चचा हो या जो भी हो, और अब्बू से उनकी बहुत बहस होती थी और सारी बहस हमें जो याद है वो करबला पे ही होती थी। अब्बू को मेरे कैंसर हो गया था, तो वो आखिरी चंद दिन थे उनके पास। तो एक दिन मैं देख रहा हूँ ऊपर वो सी ब्रीज हॉस्पिटल होता था कैपरी के सामने, उसके टॉप फ्लोर पे अब्बू थे। मैं देख रहा हूँ कि वो नजाकत अंकल आए हुए और मैं पहुंचा हूँ, वो कैंसर का मरीज जिसके पास बहुत ज्यादा दिन नहीं है और नक्शे फैले हुए और बाकायदा नक्शे बनाए जा रहे हैं। अबे ये तो करबला का रास्ता ही नहीं था, ये तो यहाँ से शाम नहीं जा रहा था और फलाना ढिमकाना। शदीद बहस हो रही है, आवाजें गूंज रही हैं। उसके बाद मतलब खैरियत सलाम दुआ और चले गए, कोई बहस नहीं, कोई झगड़ा नहीं, उसके बाद कोई तकरार नहीं, कोई हमसे कुछ नहीं कहा, ना कोई ऐसी बदमज़गी हुई। अब्बू के इंतकाल के बाद भी हम जब भी जाते थे नजाकत अंकल उसी तरह मिलते थे। अच्छा, ये भी बता दूं, बाद में वो चश्मे का काम नहीं चल रहा था तो वो जाकिर बन गए थे। अल्लामा नजाकत जाफरी में स्टेज पे बैठ के उनका माशाल्लाह काम वाम चल रहा था। तो ये तो मेरी यादें थी जो बचपन की है। अब मैं ये सोचता हूँ कि मेरा बाप कहाँ तो वो हलीम के लिए चंदा जमा कर रहा है, कहाँ उनकी नजाकत जाफरी से बचपन की दोस्ती है।
कहाँ फिर वो आके भाई वो सिपाही साहबा वालों की तरह क्राचन लेके मस्जिद के ऊपर खड़े में कि कोई शिया हमला ना कर दे। तो ये हुआ क्या है इस सारे बीच में, क्या हुआ ये तो मुझे पता है, या मैंने बताया कि भाई मेरा पस मंज़र कदरे मजहबी था, वो देवबंद मकतब फ़िक्र से भी ताल्लुक, और उसमें जो कुछ चीज़ें आती जा रही थी, शियों के खिलाफ किताबें भी लिखी जा रही थी, सिपाही साहबा भी एक देवबंद मकतब फ़िक्र की ही ऑफ शूट थी, तो ये असरात थे। या फिर उस मस्जिद में आना जाना जहाँ सईद अहमद जलाल पूरी होते थे, जहाँ मौलाना फजल रहमान भी आते थे, उसके कुछ असरात थे। या ज़िया दौर का वो एक बयानिया था जो उसने मजहबी बयानिया बनाया था ज़िया ने कि भाई इस्लामी निज़ाम होगा, फलाना ढिमकाना होगा, उसके असरात थे। और उसके असरात का मुझे इस तरह से पता है कि जब ज़िया का जहाज़ गिरा है और उनका इंतकाल हुआ है या कत्ल हुआ है जो भी, तो पूरा एरिया हमारा पापोश का वो एमक्यूएम डोमिनेटेड एरिया था, और कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो ज़िया के लिए कोई हमदर्दी की बात हो। लेकिन मेरे घर में, मेरा घर वो वाहिद घर था जहाँ बाकायदा दरवाज़ा खोल के अब्बा ने एक बैनर लगाया हुआ था फातिहा खानी के लिए, और अंदर कुरान खानी हो रही थी ज़ियाउल हक के लिए। तो ये असरात थे जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन आई। और मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि ज़िया दौर ने हमारी पूरी सोशल फैब्रिक का सत्यानाश किया। मतलब जब स्टेट किसी एक मजहबी बयानियों को प्रमोट कर रही होती है और आपको ये भी पता होता है कि उसका ताल्लुक किसी एक पर्टिकुलर मसलक से है, तो वो पूरी सराहियत कर जाती है समाज में वो चीज़। और उन्हीं दिनों उसी ज़माने में मोर और लेस ये सिपाही साहबा, सिपाही मोहम्मद, तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया, ये सारी जमातें उसी दौर में बनी हैं। और वो बम धमाका जिसमें वो ईरानी कौंसल जनरल या सफ़ीर इंतकाल किया उन्होंने, उसके अलावा एहतजाम अली ज़हीद वो धमाका हुआ, फिर वो सिपाही साहबा के लोग मरे हैं, और फिर मस्जिदों पे हमले हुए हैं, शिया मजलिसों पे हमले हुए हैं, इमाम बारगाहों पे हमले हुए हैं। ये शायद उसी दौर की यादगार है जिसकी वजह से पूरी एक समाज में ट्रांसफॉर्मेशन आई है। और बहुत भयानक है वो। हाँ एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल में उसका किसी एक रिलीजन पर नहीं, बल्कि वो जो जिस टॉलरेंस की मैं बात कर रही हूँ ना, वो इन जनरल सब रिलीजन्स के लिए जितने भी डिविजन्स रहती हैं, रिलीजियस डिविजन्स रहती हैं, उनमें हुआ। मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं वो मुझसे ही इज 13 और 12 इयर्स ओल्डर देन मी, तो ज़्यादा और मैंने नहीं देखा। लेकिन चूंकि अच्छा हमारे घर के हालात उस दौर में बहुत अच्छे नहीं थे। मेरे अब्बा जो थे वो किसी दूसरे मुल्क में थे, और दो ही बहन भाई थे बड़े, और उसके बाद एक बहन थी, तो वो पढ़ते थे। तो मैं एक भाई जो थे, वो सबसे बड़े बड़े जो भाई थे, वो किसी गवर्नमेंट फैसिलिटी में पढ़ रहे थे बहरहाल। तो अम्मी होती थी और वो होते थे, और एक बहन है, तो देवर नॉट लॉट ऑफ पीपल इन द फैमिली। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरे ख्याल में 6 साल के थे शायद, और वहाँ इस्लामियात भी पढ़ाई जाती थी। और मेरी अम्मी का ये मानना था कि भाई बच्चा इस्लामियात भी पढ़े, और उसकी वजह ये है कि पता होना चाहिए, एक तो ये, और ये कि आगे जाके भी एग्जाम्स देने होंगे तो बचपन से पता होगा। तो कहीं से ये खौफ नहीं था कि रिलीजियसली शायद बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसलिए वो वहाँ पे पढ़ते थे। तो अब एक दफ़ा उनको एक जो इस्लामियात के टीचर थे वो उनको मस्जिद ले गए, और मस्जिद ले जाने पर उनको कहा गया कि भाई आप कलमा पढ़ें। हाँ सरकारी स्कूल। अच्छा सर, एक चीज बताइएगा, ये कुछ सन याद है कि क्या होगा अप्रॉक्स? अगर ज़्यादा और ही होगा। हाँ ज़्यादा और फॉर श्योर ज़्यादा, बिकॉज़ ही सेड के जब स्कूलों में उर्दू राइज कर दी गई थी, जब स्कूलों में यूनिफॉर्म शलवार कमीज कर दिया एग्जैक्टली, और वो कलर इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि पहले मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि पहले दिनियात पढ़ाई जाती थी, इस्लामियात नहीं पढ़ाई जाती। अच्छा जी, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, तो क्या ज़्यादा और में फिर इस्लामियात पढ़ाने लगे थे? हाँ, तो फिर यही हुआ होगा, राइट। सो गोइंग बैक टू माई स्टोरी, तो हुआ ये कि भाई उन्होंने बताया कि भाई वो उनके एक इस्लामियात के टीचर थे, वो उन्हें मस्जिद ले गए। पहले तो वो उनको रोज़ बोलते रहे कि जो तुम कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो, वो पढ़ लेते थे। तो मेरे ख्याल में 3-4 दिन उनकी प्रैक्टिस करवाई गई कलमा पढ़ाने के लिए, और फिर उनको मस्जिद ले जाया गया। और फिर मस्जिद रखा मामला या आगे जो वो मुझे एग्जैक्टली कुछ उनको चीजें रिपीट करवाई। अच्छा मैं बताती हूँ, लेट मी टेल द स्टोरी। हाँ, तो बताया गया। अच्छा, उसके बाद भाई ने बताया कि वो मस्जिद चले गए, और वहाँ पर कुछ आयात वगैरह उनको कहा कि आप रिपीट करें उनके बाद, और उसके बाद पढ़े ही उन्होंने, और उसके बाद उनको ये कहा कि अब तुम मुबारक हो, अब तुम मुसलमान हो गए हो, और इस तरह खैर मुबारक मैं तो कई बार हो चुकी हूँ अच्छा खैर, बहरहाल तो ये उनके साथ हुआ था। मैं ये सोच रही थी कि मेरे घर का जो माहौल था वो इतना ईज था कि अम्मी जैसे खुद भाई को कह रही है कि भाई आप इस्लामियात भी पढ़ लें, आपको तो पता होना चाहिए, बड़े होकर भी 9-10 में। और एक क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है, या बहुत सारे और रिलीजन्स के जो लोग यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं जिनसे मेरी मुलाकात भी हुई है, वो इस्लामियात के एग्जाम सिर्फ इसलिए भी देते हैं क्योंकि उनको लगता है इस्लामियात के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं
तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन खैर किसी भी तरह से अगर मुसलमान मुझे होने का फायदा। नहीं, इसलिए कि वो अपने अतराफ देख रहे थे ना हाँ। कि नमाज क्या है, दीन क्या है, बातें तो पता है तो आपको याद पेपर है देगा। ज़िया के दौर में कि अगर कोई हाफिज कुरान होगा उसको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, और अभी तक चल रहा है वो मामला, गवर्नमेंट जॉब्स में भी मतलब मिलता किसी है। को अगर बाइबल याद होगा तो उसको नहीं मिलेंगे। हाँ, वो नहीं मिलेंगे भाई, और फिर याद होगा भी कैसे भाई। हाँ, और मेरे ख्याल वैसे में पढ़ाया भी नहीं जाता। क्रिश्चियन कम्युनिटी में इतना जोर होता भी नहीं है कि बाइबल याद ही होनी चाहिए। बचपन में कभी होता था, लेकिन विद द स्पैन ऑफ टाइम वो खत्म हो गया। मेरे जहन में ये आ रहा था कि उन्होंने आके शायद अम्मी को बताया और अम्मी ने बोला कि बेटा कुछ नहीं होता, ऐसे थोड़ी कोई कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से। लेकिन जिन घरों में थोड़ा सख्ती होती होगी, या जहाँ बच्चों को इतना राइट ही नहीं होता होगा कि वो घर पे जाके बता सकें, क्योंकि बच्चे तो ये सोचते हैं कि मुझसे गलत हो गया, हाँ, मुझसे वो अपनी- करवाया नहीं गया गलत, या मुझसे किसी ने, वो समझते हैं कि यार ये मुझसे मेरी गलत हो गलती गया। तो है मैं ये। मेरे जहन में एक दो दफा ये आया कि ज़िया दौर ने उस दौर के बच्चों को कितना घबराहट का शिकार, कितना परेशान और उनको कितना जहनी दबाव में कर दिया होगा कि जो बच्चे कन्वर्ट इस तरह से हो जाते होंगे, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, वो घरों पे आके अगर नहीं बताते होंगे और वो अंदर ही अंदर रोज महसूस करते होंगे कि यार मैं तो मुसलमान हो गया, या मेरा ये क्या हुआ मेरे रिलीजन साथ, हाँ। फर्क हो गया, मैं अपनी माँ को कैसे बताऊं, या मैं अपने बाप को बताऊंगा तो वो पता नहीं क्या बोलेगा, मुझे घर से निकाल देगा या क्या होगा। तो आई थिंक उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ होगा। लेकिन मुझे याद पड़ता है मेरे अब्बू भी मुझे ये बात करते थे कि ये जो सारा किया धरा है ना, ये ज़िया का किया धरा है आई थिंक। और उससे पहले तक मेरा नहीं ख्याल कि ये फ़र्क था लोगों में कि ये क्रिश्चियन है और ये मुसलमान है। वो सब होता है मेरे घर के बराबर वाला, अगर न्याज बांट रहा है तो वो पहले कॉल कर देगा अम्मी को कि वो बाजी वो हम न्याज के चावल बांट रहे हैं, आप कर दें। और वहाँ से वो डिफरेंस, और अब तो इतना डिफरेंस हो गया है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब मैंने नौकरी शुरू की या मैं जब स्कूल में थी और हमारे पास फ़ोन आए, तो घर पे फ़ोन आया होता था, वो क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हैं और ईस्टर की मुबारकबाद दे रहे हैं। और मेरे अब्बू भी जो हैं वो चूड़ियाँ और मेहंदी पड़ोसियों के लिए अम्मी को लेके दे दिया हाँ, कि भाई वो उनको भी दे भिजवा देना, दो, हाँ। उनकी ईद है तो उनको भिजवाना, ये सब होता था। विद द स्पैन ऑफ टाइम आई फेल्ट कि जब मैं स्कूल से घर आती थी तो मेरी मुस्लिम फ्रेंड्स का क्रिसमस का मैसेज, ये मतलब बाहर से घर आए तो उनका कॉल आया होता था, यू नो पीटीसीएल नंबर्स होते थे उस टाइम पर। अब पीपल डोंट विश ईच अदर क्रिसमस कि जी वो एक, मुझे किसी ने बोला कि यार सॉरी मैंने तुम्हें ना क्रिसमस इसलिए नहीं विश किया क्योंकि वो हम यीशु मसीह को जिस तरह से, हज़रत ईसा को जिस तरह से आपकी तालीमात में है उस तरह से हम मानते नहीं हैं, तो ये मजहबी तौर पर गलत हो गया है। तो अच्छा, ये अभी हुआ है? हाँ ये रीसेंट है, ये नहीं, मतलब 2-3 ये साल। कहना कि ये मजहबी तौर पे अब वो गलत है। वो क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स में अब दोनों तरफ, हर तरफ ये हो गया, क्योंकि आप होता क्या है कि हम उतनी ही देर तक बर्दाश्त करते हैं जितना सामने वाला हमें बर्दाश्त कर रहा होता है। इट्स अ टू वे रिलेशनशिप ना। तुम्हारी बात में मैं एक चीज बस ऐड कर रहा हूँ। पिछले क्रिसमस को एक मैंने वीडियो देखी, हमारे गुलिस्तान जौहर में पहलवान रोड पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वहाँ एक बहुत बड़ा अब तो ब्रांड बन गया है या चेन बन गई है स्वाद मिठाई वाले की, और उसके बाद केक भी होते हैं। तो उसने उसके सामने खड़े होकर किसी ने उससे बात की, तो वो ये कह रहा था कि मैं केक लेने गया था और मैंने कहा कि मैरी क्रिसमस लिख दो, तो इसने मुझे निकाल दिया कि नहीं हम तो केक पे मैरी क्रिसमस। हाँ ये तो हाल हो गया यार। मतलब आप ये देखिए कि किस कदर पसमानदगी है जहनी तौर पे, और ये आस्ता आस्ता नहीं वो, यकीनन इसका जो क्रेडिट है वो जाता है ज़ियाउल हक को, कि जिसने इस हमारे जो जन्नती आदमी है। आप पहुंचा दें मेरी तरफ से, हमारे हिस्से की भी दिलवा दें, लेकिन जो आपने तबाही की हमारे कल्चर को जो हिट पड़ी। जन्नती, मतलब अगर जन्नती लोग ये करते हैं, आई विल रादर बी अ नॉन जन्नती। खैर आप बात करें। तो मुझे भी जो जिस बात की तकलीफ है, मैं ताबान से पहले भी इस पे बात करी थी कि ताबान ये मेरे दुखों में से एक है। कुछ दुख होते हैं जो आपके अंदर ज़ात को लगते हैं, और मैं सब बात कर रही हूँ तो भी मुझे उस दुख की शिद्दत का एहसास हो रहा है कि जो इस समाज की खूबसूरतियाँ थी और उसको जिस तरह से तबाह किया है, सेलिब्रेशंस को तबाह किया। अब बात कर रहे थे ताबान उससे सबीले लगाने पे, तो सबीले कौन लगाता था ताबान? अपना बताइए जरा। बचपन की वो बात याद आई कि हमारे महल्ले में पापोश में, आपको याद होगा पहले तो पन्नियों की, और हम लोग बहुत जाते थे, पैसे जमा करते थे, इस तरह की चीजें लाते थे, अपनी बस खुद साख्ता किस्म की वो लगा देते थे, बांस आते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि सुन्नी बच्चे ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही शियों था, में इतना टाइम ही नहीं ऐसे ही होता था, वो ऐसे अपने ही था। मजलिसों में। अब मुझे वो पन्नियों वाली सादा सी और मासूम सी वो सबीले नहीं नजर आती। अब बड़े बड़े काले कैंप्स होते हैं, उसके अंदर पानी और शरबत हमारे एक बिक रहा होता है, नेबर में एक बच्चा था, हमारे नेबर में एक बच्चा था और वो उतने अफोर्ड नहीं कर सकते थे चीज़ें, और वो शिया फैमिली से भी नहीं था। तो मैंने देखा कि जब जैसे वो बड़ा होता गया तो उसने कुछ महसूस किया। तो जब मैं दोपहर के वक्त कहीं से लौट रही थी और मुहर्रम में मेरे ख्याल से एक दिन था अभी, तो मैं देख रही हूँ कि वो मटका सजा के बैठा हुआ है। मैंने कहा क्या हो रहा है? कह रहा है ये मेरी सबील है। सो ये चीज़ें बहुत टच करती हैं आपको।
अच्छा, आपने तो अपने दुख बयान कर लिया, अब मैं भी हाँ, कुछ अपने दुख बयान बिल्कुल कर करने चाहिए हमें। भाई ये मेरे रास्ते ना बंद किया, मुझे सही बात इससे है। बड़ी अजियत होती है, बहुत तकलीफ होती है। मतलब चलो समझ में आ रहा है कि 9-10 को कर लिया, अव्वल तो उसका भी क्या कोई और मुतबादिल हो सकता है या नहीं हो सकता। मुझे दफ्तर जाना है, कहीं और जाना है, किसी को छोड़ रहे हैं, लंबा लंबा ट्रैफिक जैम है। फिर मैं गुलिस्तान जौहर में रहता हूँ, उसमें तो ऐसा लगता है कि 1.5-2 महीने या उससे भी ज्यादा आए दिन रास्ता बंद होता है, और बाकायदा टैंकर खड़े करके और वाटर टैंकर और पता नहीं कंटेनर लगा के मेरे घर का रास्ता बंद होता है। वहाँ गुलिस्तान जौहर में ब्लॉक 19 में जो इमाम बारगाह है, अभी मुझे शायद नाम याद आ जाएगा उसका, फौरी तौर पर ध्यान में नहीं आ रहा, वहाँ तो वो तकरीबन 6 महीने आगे उसके वो लगा हुआ होता है रुकावट, और उस सड़क को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। 6 या 5 महीने, हाँ कुछ ना कुछ होता रहता 4 है महीने वहाँ का ना, तो होता है। 4-3 महीने ज्यादा ही, बल्कि मुझे ऐसा लगता है। और वहाँ 2 या 3 रास्ते हैं उस इलाके से निकलने के। अगर किसी एक रास्ते पे ट्रैफिक जैम हो जाए या कोई और इशू हो जाए तो हमारे लिए बड़ा निकलना मुश्किल हो जाता है। बुनियादी तौर पे 3 रास्ते हैं वहां से निकलने के ना, जब हम ब्लॉक 19 से जौहर की तरफ आते हैं। एक तो पूरी सड़क टूटी हुई है, उस पे कचरा कुंडी भी है। एक पे इमाम बारगाह है, तो वो रास्ता बंद होता है। एक जो है उस पे पतली सी सड़क है, उस पे मतलब वर्कशॉप भी है और पता नहीं फलाना ढिमकाना भी है। एक दिन तो मेरे लिए इतना बड़ा अजाब हो गया घर जाना कि यहाँ आपने रास्ता बंद किया भाई, इमाम बारगाह की वजह से बराबर वाली गली में टेंट लगा हुआ है, वहां भी कोई मजलिस ही हो रही थी, और मजलिस की वजह से, उससे पीछे रास्ता टूटा हुआ है। तो मेरे लिए तो एक अजाब बन गया था जाना। तो क्या कोई मुतबादिल हो सकता है, या क्या कोई, ठीक है मैं ये मानता हूँ कि भाई आईनी लिहाज से, मैं सुबह भी पढ़ रहा था कि आर्टिकल 16 और आर्टिकल 20 आईनी तौर पे इजाजत देता है कि आप नहीं, फ्रीडम ऑफ असेंबली भी है और फ्रीडम ऑफ गैदरिंग है। तो ये है। लेकिन उसके साथ एक और भी आर्टिकल है कि भाई अगर सिचुएशन ऐसी होगी, दफा 144 भी नाफिज की जा सकती है। अगर कोई लोगों के लिए परेशान कुन बात होगी तो उसको आर्जी तौर पे रोका जा सकता है, उसकी ममानियत की जा सकती है। तो क्या वो ममानियत कोई कबूल करने को तैयार होगा? अगर आप आर्टिकल आइन का हवाला दें और उसके बाद मैं ये कहूँ कि नहीं, ये हुकूमत ने अच्छा देखिए, मेरी एक बात सुने, मैं इसको किस तरह से देखती हूँ। जज्बाती लगाव का अगर मैं कहूँ मुझे नहीं है तो ये गलत होगा। मुझे इसको तस्लीम करने में कोई आर नहीं है कि एक जज्बाती लगाव है और वो कभी कभी पीक पे भी चला जाता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज के साथ चलने वाले हम लोग हैं, हम अपने आप को भी झिड़क रहे होते हैं कि यार ये हमने गलत सोचा, ये हमने गलत कर रहे हैं। तो जो चीजें हैं रियलिटी, वो हमें बात करनी पड़ेगी। देखिए, मैं फिर इससे कहूंगी कि जो ज्यादा दौर के जो लवाजमात हम तक पहुंचे, उसमें ये भी था कि कैसे सेग्रीगेट करें नॉन शियास को इस सारे मामले के साथ, जो कि हमारी रवादारी, बार बार मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ। अब उसमें हुआ क्या कि जब ब्लास्ट होने लगे, इमाम बारगाहों पे, मजालिस पे फायरिंग हुई कि अचानक एक मजलिस में लोग आए और उन्होंने धड़ाधड़ फायरिंग की, और पूरे पाकिस्तान में बहुत से वाक़यात। तो अब हुआ ये कि वो लोग जो जाते थे कि जी हम भी शामिल हो रहे हैं, सारा आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के हवाले से वो अलग हुए। यहाँ पे रियासत ने अपनी गुड गवर्नेंस की जिम्मेदारी पूरी नहीं की। पूरी दुनिया में अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया था तो सर्दियों की बारिश थी, और एक रिपोर्ट जो बीबीसी दे रही थी कि 5 लाख अमरीकी इस वक्त सड़क पर हैं। तो क्या बंद हो गया? 5 लाख बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है ये गुड गवर्नेंस। एक दफा हुए होंगे सर ना, मेरी हर बात साल नहीं, थोड़ी होता है। मेरी बात सुने ना। और आप अभी भी देखें कि जब ये ईरान पे हमले वाली बात हुई है, तो फिर कैलिफोर्निया का जो है वो सबसे बड़ा मजमा जो बाहर था। मेरे कहने का मतलब ये कि चाहे सियासी जुलूस हो, मजहबी चीजें हो, या कुछ भी है, उस सूरत हाल में हमें गुड गवर्नेंस पे सवाल उठाना पड़ेगा, नंबर 1। क्यों? अगर ये मामला, जैसे ताबा ने, हम पहले भी बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी ये उलमा की जो बात है लोग बहुत अच्छी सुनते हैं और ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। लेकिन मैं आपसे फिर एक बात कह रही हूँ ना कि जब आप डंडे का जोर दिखाते हैं, जो कानून का जोर है बेसिकली, तो आप ये कहते हो कि भाई मैं लॉ देख रहा हूँ, ये ऐसे ही होगा। एक बार क्या इससे पहले कि जब ये ज़िया का मामला नहीं आया था, तो क्या सड़कें बंद नहीं होती थी? नहीं होती थी। हमारे बड़े बताते हैं, जो मेरी याददाश्त है, मेरा भाई पैदा हुआ, जो मेरी याददाश्त खारा दर वाला मेन जो जगह है वहाँ की याद है। तो जब मैंने जिसको लोग सीमेंट हॉस्पिटल कहते हैं, खारादार का बहुत मशहूर हॉस्पिटल है, उसको लोग सीमेंट हॉस्पिटल कहते हैं क्योंकि वो शायद किसी के नाम पर है। तो मैंने जब उसकी खिड़की से झांका था तो 6 मुहर्रम का जुलूस गुजर रहा था, जो कि वहाँ पे बहुत बड़ा जुलूस होता है, और इधर जुलूस गुजर रहा था और ये वाली सड़क पे रक्षे चल रहे थे। तो कोई रक्षा रुका और मुझे याद है कि लोग उसको धक्का देने लगे कि भाई साइड पे हो जाओ ताकि गाड़ियां बंद ना हो। ये मेरी याददाश्त में पक्का बैठा हुआ है। तो जब एक दफा बात हो रही थी कि वो जब वो पैदा हुआ भाई तो कौन सा मुहर्रम था, तो मुझे याद है कि वही कौन सा मुहर्रम था। इसका मतलब जो मैं जाती तौर पे समझती हूँ, मेरी अक्सर तवान से बहस हो रही होती है, हमें चाहे हम शिया हो, सुन्नी हो, मैं ए पॉलिटिकल पार्टी के साथ हूँ, बी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हूँ, इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए।
किन आप चीजों पे? कि भाई आप कह रही हैं कि अगर एक power मिनट, की वजह रियासत से- कह रही है कि जी मैं आपको सिक्योरिटी नहीं फराहम कर सकती, लिहाजा कंटेनर कंटेनर कंटेनर, तो उसका आपका क्या ख्याल है कि जो मरकजी जुलूस में उसमें वो लोग जिनके पास रिक्शा टैक्सी के भी पैसे नहीं है, उन्होंने जुलूस में शिरकत करनी है, मैं उसमें शामिल हूँ मतलब कि ये जो आप कह रही है कि अगर जुलूस गुजर रहा है तो उसे गुजरने दिया जाए, लेकिन उसके लिए रास्ते आप बंद ना किए मुतबादिल जाएं। इज दिस बात व्हाट यू मैं से? यही कि क्योंकि जी मुतबादिल तो कराची में कुछ नहीं हो नहीं सकता। हो सकता है, हुआ है अभी अच्छा। भी। अगर मैं सबको छोड़ दें, आप एम ए जिना रोड पे मैं आ जाती जो तकरीबन सब लोग गुजरे, एम ए जिना रोड और जो पुराने रोड बनते थे उनके पैरेलल भी बड़ी सड़कें बनती थी। शारा फैसल के पैरेलल कोई बड़ी सड़क नहीं है, पता है आपको ये बात? तो खुदा ना खासतौर ये हुआ है जब बेनजीर की असैसिनेशन हुई थी तो लोग 24-24 घंटे सड़क पे रहे, क्योंकि अब आपकी प्लानिंग बहुत सड़ गई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई मुतबादिल रास्ता दें। नंबर एक, उलमा को ये बात करनी पड़ेगी कि जो भी जुलूस निकलेगा या पॉलिटिकल लीडर को ये बात करनी पड़ेगी कि हमारे लोग जिस तरह के स्काउट्स हैं, बूथराब स्काउट बहुत मशहूर है जो एम ए जिना रोड को संभालता है, अगर उन लोगों से बात की जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसे लोग हैं कि वो जिद लगा के बैठेंगे। वो पुराने लोग हैं जो संभालते आ रहे हैं, और वो भी इस चीज के कि उनमें बहुत सारे लोग, अपनी कमेटी बनी हुई है उनकी जो मुहर्रम के जुलूसों की प्लानिंग करती है, उसमें नॉन शियाज भी शामिल है। तो इसका मतलब उनके अंदर गुंजाइश मौजूद है। आप बात कीजिए, पलट पलट के गुड गवर्नेंस पे बात कीजिए कि क्यों नहीं है, सिक्योरिटी देना आपका काम है, जब आइन में लिखा है तो उसका मतलब है सारा सिस्टम आप अच्छा, मुझे करेंगे। ये बताएं, मेरा तो अच्छा, अभी I तक have- सवाल अपनी जगह मौजूद है कि भाई आप ये कह रही हैं कि भाई आप फोर्सफुली कुछ नहीं करा सकते, आपको फोर्सफुली दूसरी तरफ से भी हो रहा है ना। मतलब शिया लड़के डंडे लेके खड़े होते हैं, उनका रवैया बात का बड़ा तौहीन आमेज हो बिल्कुल जाता है, बहुत धमकी वाला हो जाता है, जिससे आदमी को बिना वजह गुस्सा भी आता है और ऐसा लगता है कि आपके बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। तो बहसियत एक इंसान के, नॉट शिया, नॉट सुन्नी, नॉट एनीबॉडी एल्स, मतलब मेरा बुनियादी हक या इंसानी हुकूक काबिल शहरी हक आपका। हाँ, शहरी हक या इंसानी हक मैं कहूँगा बिल्कुल। उसको, या वो जुलूस निकालना ज्यादा जरूरी है। मतलब ये मेरा बुनियादी सवाल है। वो अगर सड़क बनी है तो वो मेरी गाड़ी चलाने के लिए या मेरे चलने के लिए बनी है ना, मैंने उसका टैक्स अदा किया है। मुझे नहीं पता कि मतलब शिया कम्युनिटी से टैक्स जाता हो कि भाई ये सड़क बनाओ, इसके ऊपर हम जुलूस निकालेंगे। तो वो बुनियादी सवाल पे तो हम रहे ना, उससे बहस आगे बढ़ाएं। या अगर आप, जैसे कि आइन इजाजत देता है फ्रीडम ऑफ असेंबली की, तो अगर सिर्फ एक सड़क भी हो जाए तब भी गुजारा हो जाए कि चलो भाई एम ए जिना रोड है, वो रिवायती एक रूट है, उसी से निकले। ये पूरे शहर से 36 जुलूस आ रहे हैं, हर सड़क बंद हो रही है, हर रास्ता बंद हो रहा है। इसकी वजह है शराफत है। अच्छा, लेकिन इसकी वजह है भर में भी अगर जुलूस आइन निकले, का मैंने चीज ईरान के मुझे- जुलूस देखे, मैंने मशहद के जुलूस देखे, मैंने तेहरान के जुलूस देखे, वो एक मरकजी सड़क है उसमें से निकल। अच्छा, मैं ऐसा ना नहीं कि हर गली बंद हो रही है, हर सड़क बंद हो रही है। अच्छा, मैं ईरान में इसको ना मशहद शिया सेंट्रिक सिक्योरिटी की बात कर रही है, तो भाई उस सड़क पे महदूद रहो ना यार। मतलब आपके लिए भी सिक्योर रहेगा, बाकी शहर के लिए भी सिक्योर रहेगा। अगर शहर के हर हिस्से से निकलेगा जुलूस और बम ब्लास्ट करने वाले दहशतगर्द घूम रहे हैं, तो ये तो हर जगह बम ब्लास्ट करेंगे। तो मैं अच्छा, मेरा एक सवाल पूरे तो शहर है की सिक्योरिटी आइन आप- का इतलाक एम ए जिना रोड पे भी होता है और आइन का इतलाक जो गुलिस्तान जौहर में भी बुनियादी होता है। एक मिनट, हुकूक की इससे बात कर पहले- रहा हूं। मैं उस पे आ रही हूँ ना, आप मुझे एक मिनट, इससे पहले कि हम सादिया वाली बात पे जाए ना, इंसानी हकूक वाली बात पे। भाई दुनिया भर में बहुत सारे रिलीजन्स के प्रोसेशंस होते हैं, बिल्कुल ऐसे सही है। है। जैसे गुड फ्राइडे वाले भी होते हैं, और सिखिज्म में भी होते हैं, और हिंदुइज्म में भी होते हैं। वो पिलग्रम के लिए वो जो पूरा वॉक करके आते हैं और फिर वो रिवर तक जाते हैं, ये हर रिलीजन में प्रोसेशन होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो आप डिस्कस कर रहे हो ना कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या राइट देती है, भाई वो यूके हो, यूएई हो, यूएसए हो, या आपका पाकिस्तान हो, वहाँ पर जो लॉ फॉर असेंबलिंग है एक जगह इकट्ठे होने का, उसमें कोई फ़र्क नहीं हो, तकरीबन एक जैसा है। वो ये कहता है कि भाई आप किसी भी जगह इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है, और लोग अपना हक रखते हैं प्रोटेस्ट करने का या इकट्ठे होने का या कोई सेलिब्रेशन करने का भी हक रखते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज वो किसी आम आदमी को और हुकूमती कामों में रुकावट नहीं डाल रहा। अगर वो रुकावट बन रहा है तो हुकूमत ये राइट होल्ड करती है कि उन लोगों को वहां से पीसफुली और फोर्सफुली रिमूव करे। और ये जब मैं पढ़ रही थी तो ये अराउंड द वर्ल्ड है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। और यूएई, खैर जो अरब मुल्क हैं उनमें तो बहुत ही सख्त है, उसमें तो ये कि भाई आप रोक ही नहीं सकते, आप ट्रैफिक ही नहीं रोक सकते। तो वो तो आपको सियासी जुलूस भी नहीं करने देते, उनका तो मामला बिल्कुल अलग है। लेकिन अब आ जाते हैं रियलिटी की तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि हम दो चीज़ों को ना मिला रहे हैं। एक तो जुलूस अपनी जगह होना ही है, होता है, हर मुल्क में होता है, जुलूस होता है। लेकिन आपको ये भी फ़र्क समझना होगा कि भाई आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। अब मिसाल के तौर पे ये वाकई बैड गवर्नेंस है कि भाई आपके पास इतनी बड़ी सड़कें नहीं हैं, आपके पास 2 ही लेन्स होती हैं, आपके तजावुज़ात हैं, रोड तक आपकी बिल्डिंग्स आई हुई होती हैं। लेकिन भाई ये ग्राउंड रियलिटी है कि उसी रोड से जुलूस ने भी गुजरना है और उसी जुलूस से एक आम आदमी ने भी गुजरना है। तो जब तक कि हमारे पास ये नहीं
मामलात बन जाते हैं कि हमारे पास उस तरह की रोड बन जाए या हमारे पास कोई ऑप्शन आ जाए, तो फिर वो वे आउट क्या है? क्या हम ये सोचें कि भाई एक जुलूस निकलना चाहिए और उसका अच्छा, कभी कभार ऐसा लगता है कि अब ये जुलूस वो एक रिवायती या सकाफती चीज नहीं रही है, अब ये एक ताकत का इजहार है, शो ऑफ पावर है। मतलब कोई कम्युनिटी लीडरशिप की तरफ से नहीं नजर आता कि कोई उन्होंने दूसरा मुतबादिल सोचा हो, भाई यही है भाई, इसके अलावा कोई अच्छा, अब आप दोनों की बात मैंने बात सुनी नहीं, अब आपको इस पॉइंट भी सोचना पड़ेगा। आपने ये कहा कि जो ज़्यादा दौर के जो मामलात आए उसमें क्या हुआ, जब आप अब खुद भी अगर उससे हट के कि भाई मैं मेरी एफिलिएशन किसके साथ है, मेरे जज्बात, रिगार्डलेस हम ये देख रहे हैं कि शियों के साथ जो कुछ हुआ, जो हिस्ट्री रही टारगेट किलिंग से लेके लास्ट जिसमें शहला रजा भी थी, और वो जो याद है 40 के करीब जुलूस में कितने लोग मारे गए, एम जिना रोड की मैं बात आपको बताई। सादिया ने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जी एक रिएक्शन भी आता है, हम उस वक्त तक किसी की बात बर्दाश्त करते हैं जब तक वो हमारी बर्दाश्त करता है, आप ये बात कह रहे हैं। तो वो क्या हुआ कि जैसे जैसे वक्त गुजरा है तो जो यंग जनरेशन सामने आती रही, वो अपने लोगों से, मैं विटनेस हूँ कि उन्होंने मजलिस रोक के तो वो कुछ बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि नहीं जी पहले इस पे बात करें, हम मर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, आप यहाँ बैठ के कर क्या रहे हैं, ऐसा हुआ है। और इस मकतब में, अच्छा ये इस मकतब में जो अच्छी बात है वो यही है कि लोग खड़े होकर मेंबर पे बैठे हुए से सवाल कर लेते हैं, और ये हमेशा से रहा है कि भाई यहाँ रुके, ये हमारे साथ हुआ है, आप इस पे बात करें। ये मेंबर जो है वो सिर्फ इस चीज के लिए नहीं जिसपे हम पहले मस्जिद के लिए में बात करें, वो पार्ट एक्चुअली रिबेल बन के आता है। एक तो रिएक्शन है, एक तो रिएक्शन है, और प्रोटेस्टेंट से भी नजर आएगा। अच्छा एक तो रिएक्शन है, दूसरा मैं बार बार जो बात कर रही हूँ वो ये बात कर रही हूँ कि जब मैं अगर आपके सामने कहूँ यार मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो आप मेरी दोस्त हैं, ताबान मेरे दोस्त हैं, तो उनकी सिंपैथीज मेरे लिए और बढ़ जाएंगी, एक तो पहले से मौजूद है। इस मामले के अंदर जो जुलूस का मामला है, लोग अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं, यकीन जाने कि मैं शहरी और इंसानी हकूक के लिए बहुत ज्यादा बात करती हूँ, मैं अपने लोगों में पसंदीदा नहीं हूँ, चाहे मेरा वो घर का माहौल है, यानी घर की सेटअप है, मेरा दोस्तों का सेटअप है, कि मैं ये बात करती हूँ जो गलत है सो है, उसको बात करनी चाहिए। लेकिन इस बात में मैं आज भी मुत्तफिक हूँ कि लोगों को अगर आप कह रहे हैं कि जो जुलूस की नेचर है, खासतौर पर मैं अहले तशय्युअ जुलूस की नेचर की बात करी, मैं क्रिश्चियनिटी पे इतनी बात नहीं कर सकती, उसकी नेचर है कि सड़क पे आके एहतजाज करना, नंबर 1, इस पे पीछे कोई बैक होने की बात ही नहीं है, इस पे बैक नहीं हो जा सकता। मतलब किसके खिलाफ हुआ एहतजाज है? जालिम के खिलाफ, इस्तबदाद के खिलाफ, जबर के खिलाफ और तारीख के खिलाफ। साल में एक दफा नहीं, मतलब ये जुल्म हो रहा है, पूरा साल जुल्म हो अच्छा रहा है। लोगों को लगता है आवाज उठाते हुए नजर नहीं आते, नहीं, सॉरी आवाज ये उठाते हुए नजर आपको नहीं आते, इसलिए कि आप अलग हो गए, वो कम्युनिटी, आप उस कम्युनिटी से अलग हो गए हैं, आपको नजर नहीं आता। जी, अगर अलग होते तो मैं आपके साथ ना बैठा होता। नहीं, वो एक मिनट ना, वो आप कम्युनिटी दिखने पे बात कर रहे हैं ना, लीडर जो बजिद हैं कि जुलूस निकलेगा और यहीं से निकलेगा जुलूस, तो मंदिर तो यहीं बनेगा, वो सारा साल नहीं, अगर आप इसको शहर के बाहर ट्रक अड्डा बनाना चाह रहे हैं तो फिर ये ना करें। मुकम्मल हो जाए ना, वो सारा साल उन लोगों के साथ बैठे हुए होते हैं जो इस जुल्म का हिस्सा है, जो आपकी कम्युनिटीज पे, आपके माशरे पे, आपके मुल्क पे जुल्म कर रहे हैं, उनको अपने मफादात अजीज होते हैं। वो एक ही दिन या एक ही महीना है जो एहतजाज की आवाज बुलंद कर, तो इसी महीने को बनाया जाता है ना। आप कह रहे हैं ईद मिलादुन नबी वाले दिन भी हम मौला हुसैन के गम में बैठ जाए, वो एहतजाज नहीं ये आप कह रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं, वो तारीखी चीज नहीं सर, रिवायती चीज होती है, आप मैं आपसे यही कह रही हूँ ना, आप उसको देख रहे हो जज्बात से हट के, आप उसको देख रहे हो जज्बात से हट से और उस वाली तारीख से जितनी आपको मालूम है उसी के साथ देख रहे हैं। मैं ये आपसे कह रही हूँ कि जो साल भर हो रहा होता है, जो मेन है वो मुहर्रम के महीने में ही करना है। आप इंसानी हकूक का दिन पूरा साल नहीं मनाते, मेरी बात मुकम्मल है। आप 14 अगस्त की सेलिब्रेशन पूरा साल नहीं कर रहे होते, तो इसीलिए मुहर्रम के साथ जो उसका जुलूस और मामले का बड़ी तादाद में जुड़ा होना है, उसकी वजह ये कि इन्हीं दिनों कर सके बना रही है उसके लिए, मतलब तो ये है 14 अगस्त 12 नहीं, आपने बकरीद, ये कोई एक पर्टिकुलर नजरियाती बयानिया नहीं है, उसमें एक मैं सेलिब्रेशन की बात कर रही हूँ। नहीं भाई ये हम जालिम के खिलाफ, इस्तबदाद के खिलाफ हम ये, तो आप क्या चाह रहे हैं कि हम अपने घर में बैठ के सिर्फ एक बयानिया जारी करते हैं कि जी ये गलत हुआ था, हमने ये एक सिलसिला है, उसके लिए तो फिर आप मेरे लिए इस्तबदाद हो गए ना भाई, मेरा रास्ता रुक नहीं, आपके लिए मैं इस्तबदाद तब होंगी जब आप जो है ये एहतजाज जाके आप कभी भी प्रॉब्लम की गुड गवर्नेंस पे बात नहीं करेंगे तो फिर मसला होगा, या यू हैव अ प्रॉब्लम कि ये जुलूस उस रास्ते से जुलूस से नहीं है, ये तो मुझे भी पता है। मेरा बुनियादी मसला ये है कि रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। मतलब मैं एक गैर मजहबी आदमी हूँ, मैं अब ऐलानिया ये कह रहा हूँ, मैं गैर मजहबी आदमी हूँ, तो जिसका भी जो सकाफती रंग है या जिसका भी जो मजहबी ख्याल है, मैं उसमें मुदाखलत नहीं करता, वो उसकी है, मैं उस पर अगर बहस होगी तो उस पर नक्द कर सकता हूँ। मतलब मैंने नित्शे पढ़ लिया या मैंने सिफ्ते हसन पढ़ लिया या मैंने युवाल नूह हरारी पढ़ लिया, तो मुझे पता है कि इसका पस मंजर क्या है, किन लोगों ने किन मकासद के लिए ये सारे प्रोसेशन की चीजें शुरू की थी। मतलब आले बोया देलमियों के जमाने से ये शुरू हुआ था, फिर शाह इस्माइल सफवी ने क्या कुछ किया,
इसके बहुत सारे मकासद थे, बादशाहों के, मुक्तदर तबके के उसके मकासद थे। हम फिलहाल इस बहस में नहीं जा रहे। फिलहाल जो मेरा बुनियादी मसला ये है कि भाई मेरा रास्ता बंद न कर। नहीं, आपने मेरे अभी टैक्स से वो आपने सड़क अभी बनी अभी हुई है, आपने तो आपकी वाली बात वो तो अब आपने सादिया इसको कह जो रही है ना सफवी कि की अगर गवर्नमेंट की आप बात की हमारे और आपने बात की कि किन प्रोसेशन को मकासद के लिए इस्तेमाल किया, उन मकासद को हटा के भी अगर आप देखें तो क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेके खास तौर पे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, जिन्होंने इसकी सारी चीजों को, बल्कि उस सारे सुन्नियों के इमामों के भी उस्ताद रहे हैं, उन्होंने जो तरीकाकार या जो लोगों को मैसेज दिए और उसी से ये ड्रॉ किया गया, उससे हटके तो नहीं है। पहली बात तारीख के लिहाज से जो जुलूस निकले हुए ना, वो आले बोया के जमाने। मैं ये नहीं कह रही कि आप आले बोया को उसमें से माइनस कर दें, मैं आपसे ये कह रही हूँ एक हकीकत मौजूद है जिसका सामना मुझे और आपको है। मुझे और आपको इस पर बात करनी पड़ेगी, चाहे वो शिया आलिम से करनी पड़े या हमें जो दूसरे मसलक के लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। गुड गवर्नेंस के हवाले से आपको तय करना पड़ेगा कि जिस मकतब के दर से आप अपने आप को जोड़े हैं, मकतब हुसैनी से अपने आप को जोड़ते हैं, तो उसका ये कि जी किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अब वो ना पहुंचे तो फिर हमें भी ना पहुंचे, ठीक है। तो अब आप बैठ जाएं और आप बैठें, आप बात करें पहले। और ये अगेन ये मैं आपसे कहूँ कि मुहर्रम के दिनों में कमेटियां नहीं बनती, पहले से काम कर रही होती हैं और कई तजुर्बे गुजरे। अगर ताबान कह रहे हैं कि एम्बुलेंस को रास्ता मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिंदा आदमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन आपने अगर ना आप हमारी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ कर पा रहे हैं, ना आप हमारे दूसरे किसी मकासद के लिए हमें सपोर्ट दे रहे हैं, जबकि अभी इन्होंने बातों में कहा था कि शिया इसलिए टैक्स पता नहीं देते हैं कि नहीं कि उसको हम जुलूस कर सके, तो कहीं भी इस्तिस्ना नहीं है शियाओं को टैक्स के हवाले से, तो वो भी आपकी बराबर का टैक्स दे रहे होते हैं। सवाल यहाँ पे सड़क के हर इस्तेमाल का टैक्स दे रहे होते हैं जी, आपकी तरह आप भी सड़क के हर इस्तेमाल का टैक्स देंगे। मैं तो इस बात के भी खिलाफ रहा हूं और मेरी लड़ाइयां हुई हैं। मैं वाकई जिक्र कर दूं, मुझे लग रहा है कि ये ना कंक्लूड नहीं हो रहा। हकीम अख्तर का मदरसा है, पहलवान कोट में सुन्नियों के एक बड़े आलिम और सूफी बुजुर्ग हैं, उनके मदरसे पे मस्जिद भी है वहाँ, वो बहुत बड़ा एरिया है, वो सिंध बलूचिस्तान सोसाइटी कहलाती है। हर जुमे को वो मस्जिद के सामने एक जंजीर बांध के सड़क ब्लॉक कर देते हैं। मेरी तकरीबन जब भी मैं गया हूँ लड़ाई हुई है। किसी के बाप की सड़क तोड़िए भाई, मुझे वहां जाना है, मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रहा हूँ, आपने 1 घंटे पहले यार सड़क बंद कर दी। कोई लॉजिक, कोई तुकी नहीं है। अगर बहुत ज्यादा नमाजी आप छत पे पढ़वा लें यार, बेसमेंट में करवा लें, उनको कहें कि मस्जिद भर गई है, किसी और मस्जिद में चले जाओ। मेरी सड़क क्यों बंद हो रही है भाई? मेरा रास्ता नहीं बंद होना चाहिए। तो ये तो बहुत ज्यादा जुम्मे के दिन आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा ये हो रहा है। पैरेलल लेकर चल रहे हैं। मेरे ज़हन में 2 चीजें पैरेलल हैं। एक तो वो जुलूस जो रिवायती तौर पर गुजरता है, ठीक है, और वो कहाँ से गुजरता है, कहाँ खत्म होता है, ऑल दैट। दूसरा ये जो मजालिस होती है उसमें जो सड़कें बंद होती हैं या उसमें जो ब्लॉकेड होता है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा फैलाना चाह रही हूँ। उसकी वजह ये कि देखने वाला ये ना समझे कि भाई कोई एक जगह टारगेट हो रही है, बिकॉज बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है ना। जब पाकिस्तान में धमाके होना शुरू हुए तो आपने नोटिस किया होगा कि चर्चेस के बाहर भी ह्यूज एक सिक्योरिटी आने लग गई, सही है। और वो पहले 3-3 मोबाइल्स होती थी, फिर 4 हुई, फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, लोग चर्चेस में जाना कम हो गए, फिर उन्होंने छोटी गैदरिंग्स कर ली, बड़े चर्चेस से उनको डिवाइड कर लिया, 3 इबादतें कर ली, ठीक है। उसमें मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ कि दोनों तरफ से हुआ। कुछ कॉर्पोरेट हुकूमत ने किया कि ठीक है जी हम आपको इतनी प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ जो खुद कोई भी रिलीजन था या क्रिश्चियनिटी वाले थे, उन्होंने ये सोचा कि यार अगर रात 24 की जो इबादत होती है, 24 की रात 25 दिसंबर से पहले मिडनाइट सर्विस जिसे कहते हैं, उसमें इतना ज़्यादा रश होता है कि वो ख़तरात को थ्रेड बढ़ जाता है, तो क्यों ना हम इसको 3 टाइम कर लें। तो अब वो 3 इबादतें होने लगी, रात 24, सुबह 9 बजे और शाम को 25 के शाम को भी। कुछ जो बड़े चर्चेस ने उन्होंने 3 दफ़ा इबादतें करना शुरू कर दी। उससे ये हुआ कि वो डिवीज़न हो गया और वो अब सिक्योरिटी देने वाले लोगों के लिए भी ये आसान हो गया कि भाई इतने बड़े हुजूम को सिक्योरिटी कैसे देनी है, क्योंकि ये आसान नहीं है सादिया कि 4 से 5 सड़कों पर एक बड़ा जुलूस निकल रहा हो और उस सबको सिक्योरिटी फराहम की जा सके। हम उससे निकले हैं। मानने को तैयार नहीं हूँ आपकी सिक्योरिटी के नाम पे। नहीं चल ठीक है, आप बात कर रहे हैं, लेट मी फिनिश। हाँ। उसमें शुरू में जो मेरे लिए तकलीफ ये भी थी कि भाई मैं तो नौकरी करती हूँ, मेरे घर पे कोई नहीं होता, मेरे बच्चे नैनी के पास होते हैं, वो जो फोन बंद हो जाता है ना, अब मैं अपने बच्चों से राबता नहीं करी, इंटरनेट है नहीं, मैंने घर में कैमरे भी लगाए हैं लेकिन मैं देख नहीं सकती, तो मैं उस परेशानी में हूँ। मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है कि रोड बंद है, मुझे इससे प्रॉब्लम है कि यार नेटवर्क कैसे आए। फिर अगर मैं दफ्तर जाना चाह रही हूँ तो मैं 5 किलोमीटर चल के दफ्तर पहुंचती हूँ। आज न्यूज़ कहाँ पर है आप लोगों को पता होगा, वहाँ पर गाड़ी वो दूर बंद हो गई। इस दफ़ा इस साल पिछला जो ये मुहर्रम था उस पर उसमें जो है वो गाड़ी को वहां तक भी नहीं आने दिया गया, हालांकि कभी प्रेस की गाड़ी को नहीं रोका जाता था। तो स्काउट्स के जो लोग थे उन्होंने बोला हम आपको नहीं गुजरने दे सकते। अब मैं मजबूर थी, ड्राइवर गाड़ी नहीं रोक सकता था, तो मैं अकेली आई, वहां से बीच प्रोसेशन में से गुजर कर आई और मैं ऑफिस पहुंची। तो मुझे उस दिन ये ख्याल आया कि
मैं तो चल के आ गई हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जो ये नहीं कर पाते बिल्कुल होंगे, ऐसा तो होता मुझे है। ऐसा फिर मैं चूंकि आप लोगों को पता होगा कि इस तरफ डीएचए वाली साइड पे रहती हूँ, तो शाम को हमें बुखारी पर किसी के घर जाना था। उसी दिन हम उनके घर नहीं पहुंच सके खाने के लिए, क्योंकि इस तरफ भी मजलिस की वजह से रोड टेंट ब्लॉक्स लगी से। थी, उस तरफ भी मजलिस की वजह से थी। मेरे जहन में ख्याल आया, और वो ये कि मुश्किल एक तरफ कि यार क्या ये जुलूस मूव नहीं हो सकता? क्या इसको इसी बिजी एरिया में रखना है? क्या इसकी कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस है कि एम जिना रोड और खारादर या हुसैन या ईरान या इनके आसपास ही ये जुलूस होने? क्या हम किसी ऐसी जगह ये जुलूस नहीं कर सकते जहाँ सजेस्ट करें। पढ़ाई चले जाएं। नहीं मैं ये अच्छा, सुनना चाह रही नहीं मैं ये मैं नहीं ये कहना सुनना चाह चाह रही। रही थी। व्हाई नॉट टुवर्ड्स जी डीएचए? हाँ। व्हाई नॉट टुवर्ड एनी अदर पार्ट? मैं मजाक नहीं अमेरिकन एम्बेसी के सामने नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि एमए जिना रोड और आई चंद्रनगर रोड इज द मोस्ट कमर्शियली बिजी एरिया, सही है, और वहां पर बहुत कारोबार है, वहां पर लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। मैं खुद पता है क्या कहती हूँ? मैं कहती हूँ भाई आपके मुल्क में ना मुहर्रम हो, 12 रबियुल अव्वल हो, क्रिसमस हो, क्यों यूएई जो है वो क्रिसमस और सारे रिलीजन्स को सेलिब्रेट कर रहा होता है? क्यों वो दूसरे मुल्कों के लिए बुर्ज खलीफा के ऊपर झंडा लगा रहा होता है? क्यों कर रहा है? उसकी कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस है? नहीं कोई रिलीजियस, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई हर मुल्क में, मतलब आपको क्या लगता है कि क्यों सेलें चल रही हैं उधर बॉक्सिंग डे के ऊपर, और क्यों सेलें चल रही हैं रोज़ों में, रमज़ान के महीने में दूसरे मुल्कों में? उनका कोई बहुत झुकाव है इस्लाम की तरफ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आप उनको लगता है कि लोगों इकोनॉमी को के गिर्द घूम रही है सारी चीजें। इट्स लाइक कि भाई आप जब सेल दोगे, वो माल जो तुम्हारा 3 साल से नहीं बिका वो बिक जाएगा, आप गेन करते हैं उससे। की भी बड़ी इकोनॉमी चल रही है। अच्छा, मैं और भी इकोनॉमी चलती है, इवन जब कपड़े की मार्केट है, आपके फूड की मार्केट है, और आपकी जो जब नजर जितने न्याज रिलेटेड जो होती है हमारे 12 रबी, तबरुकात है, मैं तो कह रही और वो हूँ भाई लाखों सारे करोड़ों के साथ इवेंट जाता है। सेलिब्रेट होने चाहिए, सारे इवेंट सेलिब्रेट होने चाहिए, हर मजहब के इवेंट सेलिब्रेट होने चाहिए, लेकिन उसको ईज किस तरह से की जाए वक्त के साथ। आपको याद होगा कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स का बहुत बड़ा फड्डा होता था, एक एहतजाज, मतलब वो इकट्ठे होते थे लोग गुड फ्राइडे अराउंड किस टाइम पे, और वो कैथलिक्स आ जाते थे और वो मारधाड़ होती थी और वो आपस में होता था। वक्त के साथ साथ क्या वो जुलूस थम गया? नहीं थमा है, निकलते हैं अब भी, लेकिन उसको बात के जरिए, डायलॉग के जरिए सॉर्ट आउट कर लिया कि भाई तुम भी जरूरी हो और तुम भी जरूरी हो। मुझे ऐसा लगता है कि तो मैंने जो अगर बात साथ, कही है वो यही कही थी कि आप जब तक डायलॉग नहीं करेंगे, आप हाँ, सही चीजों पे बात मुझे नहीं ऐसा लगता करेंगे, है कि तो एक को आप बुरा साबित कर रहे हैं और उसमें भी नफरत बढ़ रही है। अच्छा, मुझे मैं ऐसा लगता है जो एक शिया मिनट कम्युनिटी के साथ हुआ, हाँ। इसमें बुरा अच्छी की बात नहीं है इसमें ताबान, बुनियादी क्यों नहीं? बातें, बुनियादी तो बातें। बुनियादी बात में भी अच्छाई बुराई की अच्छा मुझे कॉन्सेप्ट ऐसा में कह लगता रही है हूँ कि ना, शिया कि कम्युनिटी के बुनियादी साथ बात हुआ है कि ये, मुझे रास्ता मिलना चाहिए, हाँ, तो आप इस पे बात करें कि भाई मतलब ये अगर आते हैं। सुन्नी भी अगर रास्ता बंद कर रहे हैं, क्रिश्चियन भी रास्ता बंद कर रहे हैं, तो मेरा नारा यही होगा कि मेरे रास्ते खोलो। मतलब इवन ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है अगर कि वो क्रिसमस शिया पर भी हो या 12 रबियुल अव्वल पर भी मुझे हो, 12 रबीउल अव्वल की जुलूस पे भी उसी नौयत का एतराज है कि भाई एमए जिना रोड क्यों बंद होता है यार? आप कहीं और निकाल लें, आप गुलशन हदीद चले जाए भाई। नहीं तो आप क्या वही जो सारी पहले चीजें जब करें। एमए जिना रोड पे जुलूस गुजरता था और एक साइड से सड़क खुली होती थी, वो नहीं वो हो कर लें। तो मैं यही बीच तो के बात रास्ते से कह रही हूँ हाँ। भाई कि आप पूरी रास्ता इंतजामिया, निकालें, आप पूरी बात करें, मेरी पूरी बात सुने, इंतजामिया आपके मेरी बात disposal सुने, पे होती है, नहीं community के ऐसा नहीं है, disposal पे होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, भाई वरना हम शियों खुद की आज देख ये रहे होते हैं हालत यार, नहीं रोजाना होती, एक इजलास ना हो रहा है, करें ना रोजाना यार, मीटिंग हो रही ना है। करें ना करें। पहले तो था कि जी निश्तर पाक वाली गली है जहाँ वो इमाम हसन का दस्तरखान बना हुआ है, ये जो रोड जा रहा है ये बंद होता था, और खुरासान वाली गली की तरफ हाँ, गाड़ी नहीं खुरासान जाती वाली थी, और उससे पीछे पेट्रोल पंप तक एक है गली, वो डिसल्वा गली है शायद, मुझे ऐसे डिसल्वा ऐसे है कुछ, वो जहाँ पे एपिलेप्सी का सेंटर बना, ये 3 गलियां बंद होती थी सही है। जहाँ तक मुझे, और उसमें भी सिर्फ लगा होता था रस्सी, खोली, लोग गए और किसी की गाड़ी के जी चल नहीं पा रहे हैं, बूढ़े बैठे, उनको भी वो निकालते थे कि चाचा वो तशी है या नहीं। अरे एक जमाने में पैदल लोगों अच्छा, को भी शामिल कर लिया जाता था, शामिल लिया जाता था, हमें जुमला ठीक करने पर लोग शामिल होते थे। नहीं मिसाल के तौर पे मैं नहीं, किसी लेकिन और अब काम से मुझे जा रोक रहा हूँ। दिया गया हाँ, था। वो तो नहीं। अच्छा, अब मैं ये देखती हूँ कि जहाँ जो सोल्जर बाजार के एंड पे आपका लसबेला शुरू होता है, वहाँ जो मस्जिद बनी हुई है, उससे जो रोड अंदर जा रहा है वो सारे बंद। यहाँ से आप आ जाएं तो आपका वो जो सिनेमा खत्म हो गया जल के, यहाँ तक ये सारे बंद। उससे आगे वाली जो गार्डन की तरफ गलियां जा रही हैं वो अंदर चले जाए तो फिर राइट से बंद। अब उस सूरत में होता क्या है, जो लोग पैदल आ रहे हैं मजलिस में शिरकत के लिए, जुलूस में शिरकत के लिए, किसी भी काम से इस तरफ आ रहे हैं, अब यकीन करें वो लोग भी मीलों मीलों चल रहे हैं और उनके लिए तकलीफ का बाइस है। तो क्या ख्याल है आपका कि शिया कम्युनिटी ने इस मामले पे अपने लोगों से बात नहीं की? दूसरी बात कि सबसे मुनज़्ज़म स्काउट्स हैं इस वक्त जो उसको संभाल रही हैं ज़मानों के साथ, कासिम स्काउट्स है, बूतरा स्काउट्स है, उनमें फीमेल भी है, मेल भी है, एक सीनियर्स का भी ग्रुप है जो फाइनल फैसला ले लेते हैं।
अब जाके वॉकी टॉकी और चीजें आई, मोबाइल्स आ हाँ, गए, जी जी तो जिससे आसानी होगी। मेरा भी अभी तक सवाल यही है कि अगर आपने उस ट्रेडिशन को भी कायम रखना है तो ट्रेडिशन पहले भी तो चल रहा था। आप शिया कम्युनिटी का रोना ये कि आप हमें सिक्योरिटी देने में नाकाम हैं। अरे आप इंटरेस्ट एक पहले कराची की आबादी 90 लाख थी, अब 3.5 करोड़ है। मैं तो ये क्या कह रही मतलब है? जनरल रोड वैसे ही नहीं, मुझे आप बताइए, तो क्या अगर वो 90 की आबादी का जो बजट मिलता था सिक्योरिटी फोर्सेस को, आज उस बजट में बढ़ोतरी नहीं हुई क्या? भाई शिया कम्युनिटी इंतजामिया के साथ बैठी होती है ना, उनसे कहे यार हमें ये इस तरह की बकवासबाजी नहीं चाहिए, आप हमें प्रॉपर सिक्योरिटी दें। लोग परेशान होते हैं, अगर आपने नहीं दिया हम एहतजाजन इस साल जुलूस ही नहीं निकालेंगे। अच्छा, जुलूस ना निकालने पे आपका जोर ज्यादा होता चला जा रहा है? नहीं नहीं हो रहा है, मेरा हो रहा है आपका। नहीं, आपने फिर ये कहा कि जो सुपर हाईवे पे भेज दे भाई, मैं नहीं, आप मुझे बताएं कि जब बहसे सहाफी आपको भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप आके प्रेस क्लब पे बैठते हैं ना, फिर एक काम करते हैं। तो भाई बैठ गए ना, सर मेरी बात है मुकम्मल नहीं होने देंगे तो जुमले पे जुमला निकलता जाएगा और वो कोई पॉजिटिव बहस नहीं निकल पाएगी। हम सबका एक मकसद तो मुश्तरका है कि इंसानों को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, इस पे तो हम सब एग्री करें। लेकिन अगर आप घुमा फिरा के सुपर हाईवे पे भेज दें ट्रक अड्डा बना के, तो फिर हमारा आप वो मकसद सारा फौत होता है। आपको थोड़ी सी इस फिलॉसफी को पढ़े, भले तस्लीम ना करें और मजीद इस पे सवाल उठाएं, लेकिन इस फिलॉसफी को तो पढ़े कि जी एमए जिना रोड पे आने का मकसद क्या है। मैं आपसे, मेरा सवाल है, नहीं मेरा यही नहीं, अगर गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज करना है, अगर गवर्नर हाउस के सामने लंबा भी हो रहा है, आई वांट दिस टू कंक्लूड, लेकिन बारिश अगर रुक जाए तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि हमें बताएं कि व्हाई एमए जिना रोड, रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है? मैं क्यों बताऊं, मैं ये चाह रही हूँ कि फिर कौन बताएगा मुझे? नहीं मजलिसी ने लिख दिया आपको बताना ही होगा, आप ही बताएंगे नहीं, आप इस फिलॉसफी को पढ़े। आप जब जानेंगे नहीं तो फिर सुन्नी ना बने ना। अनपढ़ बैठे नहीं, ये वाली ऊपर वाली आपने नहीं पढ़ी, सुना दूं क्या यार? जरूरत नहीं है, लेकिन यू हैव टू नो कि व्हाट इज द, इसके ऊपर हमें दोबारा से बात करनी पड़ेगी। हम सब दोस्त हैं, हमारे दिल में हम पाकिस्तानी हैं, हमारे एक जैसे मसाइल हैं, नहीं हमारे एक जैसे मसाइल है ना, एक दूसरे के मसाइल है और हमें एक दूसरे की दिलशिकनी नहीं करनी है, हमें आसानियां पैदा करनी है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।